नौवां पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये पाठ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनका लिखा हुआ है। तो इस पाठ में बातचीत की गई है, दो लेखक हैं, इन दो लेखकों के बीच में बातचीत की गई थी। तो हम कहेंगे ये प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से बातचीत के माहौल में ये पाठ कहा गया है, लिखा गया है। हम लेखक का परिचय करके लेते हैं। इनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, इनका यह कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली इनकी यह निबंध है। अंतरहीन आकाश यह यात्रा वर्णन है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, ये देखिए यात्रा संस्मरण है। अस्थि और भवती ये इन्होंने लिखा हुआ आत्मकथन है। बातचीत ये भी साक्षात्कार संग्रह है। इनकी आदि प्रमुख कृतियां हैं। तो प्रस्तुत पाठ में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों और लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना प्रभाव और किस तरह प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो हम अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको तिवारी जी कहा गया है और अमृतलाल नागर, इनको नागर जी ऐसे कहा गया है। इस शॉर्ट फॉर्म में इनकी मुलाकात, यहाँ पे इनका जो संवाद यहाँ पे दर्शाया गया है। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। अभी ये जो मुलाकात के लिए साक्षात्कार हम कहते हैं, तो इस साक्षात्कार की शुरुआत तिवारी जी ने की है। तो वे प्रश्न पूछते हैं और उसके जवाब नागर जी अपने तरीके से दे रहे हैं। तो तिवारी जी ने पहले ये जो बातचीत है, साक्षात्कार है, तो इसकी प्रस्तावना कैसे की है, इनके लेखन काल के संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया है और क्या आदर्श थे आपके सामने। देखो ये जो लेखक है, ये जिस वक्त जिस काल से लिखना या लिखने की शुरुआत करते हैं, तो ये भी किसी से आदर्शित होते हैं या किसी से प्रभावित होते हैं। उनके समय के पहले के जो लेखक हैं, कवि हैं, इनसे कुछ प्रोत्साहन उन्हें मिलता है और इससे वो क्या करते हैं, खुद लिखना शुरू करते हैं। तो इसलिए तिवारी जी ने पहला प्रश्न पूछा है कि आपने जो लिखना शुरू किया है, तो ये लिखना शुरू किया तो आपका आदर्श कौन है, आपके आदर्श लेखक कवि कौन है। अभी नागर जी कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ा था। कवियों को ही अधिक पढ़ा था का मतलब बहुत सारी कविताएं, उन्होंने कविता संग्रह इन्होंने पहले पढ़े थे और लेखक से ज़्यादा इन्होंने अन्य कविता लिखने वाले कवियों के अधिक कविता पढ़ी है। स्नेह जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। तो उदाहरण के तौर पर ये कवियत्री या कवि के नाम भी बता रहे हैं। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये जो कवियत्री उनकी ज़्यादा कविताएं इन्होंने पढ़ी हैं। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह नागर जी के पिताजी। एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी, ये जो 2 पत्रिकाओं के नाम हैं। तो ये 2 पत्रिकाएं उनके घर में आती थी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। शरद चंद्र को बाद में
प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देसी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। 1930 का ये जो देसी और विलायती ये उपन्यास है, ये भी बहुत वहाँ उस वक्त प्रसिद्ध था, तो ये भी उन्होंने नागर जी में पढ़ा था। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले, तो पढ़ने का उन्हें इतना शौक था, जो किताब वो लेते थे वो तुरंत खत्म कर देती और बहुत सी कविताओं का संग्रह, उपन्यास, निबंध, पत्र पत्रिकाएं सभी उन्होंने अच्छी तरह पढ़ ली थी। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो उन्होंने उस वक्त जो उन्होंने लिखना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने कौन कौन से लेखक या कौन कौन से कवियों के लिखावट उन्होंने पढ़ी है, इसके बारे में उन्होंने अपना सविस्तर मत यहाँ पे दर्शाया है। अभी तिवारी जी पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे हैं? देखो, अभी तिवारी जी को भी यह प्रश्न पड़ा है कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इन्होंने क्या पूछा है कि आपने जो अभी लिखना शुरू किया है, आपकी जो लिखाई है, आपके लिखावट में जो कुछ बदलाव है या कोई अलग वैशिष्ट्य है, ये सभी इन आदर्श लेखकों के कारण है क्या? नागर जी कहते हैं नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। इसमें इन्होंने बहुत से लेखकों के नाम लिए हैं, लेकिन ये सभी सिर्फ उपन्यास या जो वो बाद में पढ़ते थे, पुस्तक पढ़ते थे, ये सभी आनंद मनोरंजन के लिए ये पढ़ते थे। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। हमें इतिहास में तो हमने पढ़ाई है कि साइमन कमीशन में अंग्रेज़ों का जब जमाना था, 150 साल अंग्रेज़ों ने भारत पर क्या कब्जा किया था, तो उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सर जॉन साइमन अधिकारी के अंदर एक कमीशन स्थापित की गई थी, और उस वक्त क्या हुआ था कि सभी ब्रिटिश सदस्य उस कमीशन में इन्वॉल्व थे और भारतीय कोई नहीं था। तो इस कारण उस वक्त भारतीयों ने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। तो ये जो घटना घटी थी, तब ये तिवारी जी, नागर जी उस समय के ही लेखक हैं। तभी उन्होंने कहा है कि मेरा लिखना जब शुरुआत हुआ तब साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय उन्होंने 1928 और 1929 में वो पहली उनकी कविता उन्होंने लिखी है। लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रांतिकारक जो होते हैं या आंदोलन करने वाले, तो इन पर क्या किया जाता था, लाठी बढ़ाई जाती थी। यहाँ पे मैंने लिखा है लाठीचार्ज, लाठियाँ चलाना। तो लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। देखो, कब ये लेखक सभी वातावरण का उनके कविता में या उनके उपन्यासों में पूरा वातावरण वह लिखते हैं, तो ये जो उन्हें दिखाई देता है वास्तव परिस्थिति, वो सब वो अपने लिखाई में चित्रित करती है। तो उसी प्रकार नागर जी ने भी ये लाठीचार्ज या साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था, उस समय की जो परिस्थिति थी, वास्तविक चित्रण था, वह सभी वास्तविक चित्रण अपनी कविता या अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लोग कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो नागर जी कहते हैं कि मुझे पहले मैंने जो कविता लिखी वो मुझे इस लाठीचार्ज या साइमन बहिष्कार, ये जो घटनाएं घटी, उसी वक्त मुझे ये पहली कविता सूझी, या मुझे पहला जो कुछ मेरे मन में था वो मैंने लिखावट के द्वारा, लिखाई के द्वारा मैंने आपके सामने रखा। इस बात पर तिवारी जी कहते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? देखो, ये भी सच्ची बात है कि अगर उस वक्त ब्रिटिशों को हम कहते हैं ब्रिटिशों का जो ज़माना था, तो उन्हें हटाने के लिए हमें बहुत फाइट करनी पड़ी। तो इस कारण तिवारी जी को ये भी प्रश्न पड़ा कि लिखना ये तो चालू ही रहेगा,
लेकिन इसके अलावा नागर जी राजनीति में क्यों नहीं गए, ये सवाल उन्हें सताए जा रहा था। तो इस बात पर नागर जी कहते हैं नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। देखो ये भी हमने इतिहास में पहले पढ़ा है कि अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उस वक्त ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के अंडर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट ये आंदोलन या कुछ बहिष्कार वगैरह होते थे उनमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि उनकी नौकरी तुरंत जा सकती थी। और उन्हें ऐसे कहा भी गया था कि गवर्नर ने कहा था कि कौन से भी ये जो आंदोलन वगैरह हो रहे इसमें अगर आप आ जाते हैं, आप सहभागी हो जाते हैं, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए नागर जी के पिताजी ये भी सरकारी कर्मचारी थे और इस कारण नौकरी हाथ से न जाए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक तौर पर लड़ाई नहीं की या अंग्रेज़ों का सामना नहीं किया। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933, अपशकुन, ये पहली उनकी कहानी है जो 1933 में छपी है। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिखे रहे थे कि उन दिनों चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब भी नागर जी अपने खुद के लेखन लिख रहे थे, वह उपन्यास या कविताएं लिख रहे, तभी भी वह अन्य जो लेखक थे, कवि थे, उनकी कविताएं भी पढ़ते थे। तो उसी समय उन्होंने चंडी प्रसाद हृदयेश, इनकी लेखन शैली ये उन्हें बहुत प्रभावित होती थी और उस कारण उन्होंने उस शैली का भी इस्तेमाल कुछ साहित्य में किया है। तिवारी जी ने आगे कहा है, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा होगा। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? देखो यहाँ पे जो सवाल जवाब किए गए हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि अंग्रेज़ों के समय में, उस काल में ये सब दोनों लेखक या अंग्रेज़ों के समय के ही समकालीन ही लेखक हैं, लेकिन उस समय परिस्थिति कैसी थी ये पूरा उनके बातचीत में बार बार आ रहा है। तभी तिवारी जी ने ये भी प्रश्न पूछा है कि गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव आप पर पड़ा या नहीं? तो नागर जी ने कहा, निश्चित रूप से पड़ा है, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, अहिंसक चळवळ में आंदोलनों में शामिल होते थे। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इस मार्ग से वह लड़ाई ब्रिटिश सरकार से लड़ते थे। तो उसी प्रकार नागर जी ने भी क्या किया, लाठीचार्ज वगैरह इनमें वह इन्वॉल्व न होते हुए उन्होंने क्या किया, शांति से उनके मन में जो द्वेष था वो उन्होंने अपनी कलम के द्वारा लिखाई में वह प्रकट किया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव पे पड़ा दिखाई देता है। पिताजी आंदोलनों में भाग लेने से रोका उन्हें, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तभी नागर जी ने क्या किया, जो वास्तव चित्रण, वास्तव परिस्थिति थी उस समय की, वह अपने लिखावट के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी ने कहा, वह तो अपने समाज से ही उभरी है। हमारे आसपास जो हम समाज देखते हैं, यहाँ की जो परिस्थिति देखते हैं और वही चित्रण वो अपने लिखाई में प्रकट करते हैं। वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित, इसका प्रमाण है। प्रमाण का मतलब सबूत। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत प्रभावित किया। देखो यहाँ पे हम देखते हैं छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं। हमारे घर में जैसे बड़े जो व्यवहार करते हैं तो उसे वो फॉलो करते हैं। तो उसी प्रकार
यहाँ पे नागार्जुन ने क्या कहा है कि मेरे कहानियों में दुखी या गरीब लोगों के जो भावनाएं प्रकट की है मैंने, तो ये मेरे कौटुंबिक संस्कार का भी यह एक सबूत है। तो नागार्जुन के पिताजी भी उनका गुण उन्होंने यहाँ पे कहा है। वो भी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो दुखी या ऐसे दुख दर्द में किचड़े हुए ऐसे लोग हैं, उन्हें उनके लिए वह तुरंत पहुँचते थे और उनसे प्रभावित, उनके पिताजी से प्रभावित उन्होंने अपने बहुत से उपन्यासों में पूरे वातावरण समाज का चित्रण प्रकट किया है। तो यहाँ तक हमने पाठ देखा है और आगे का पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे।